हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। शरीर में ब्लड क्लॉट का बनना स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब किसी इंसान की चोट लगती है तब उस जगह पर ब्लड क्लॉट हो जाता है और खून के बहाव को इससे वो रोकता है। जब खून का बहाव रुक जाता है तब कुदरती तरीके से खुद ब खुद ये टूट जाता है, लेकिन जब यही ब्लड क्लॉट शरीर के अंदर या नसों में बनने लगे तो फिर ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पर ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, आज इसी विषय के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट हिमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much, Gunjan, and thank you to TV9 for giving me this opportunity. मुझे इस विषय के बारे में बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर, आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि क्या होती है और क्या ये बॉडी का जो रूटीन फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ओके। ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे लिए। एंड क्लॉटिंग इज एसेंशियल क्योंकि ये एक्सेस ब्लीडिंग को रोकती है। और कहीं पे हमारे शरीर में यूजुअली ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जी। कहीं पे कट जाने से, छिल जाने से फिर वहां से ब्लीडिंग रोकने के लिए क्लॉट बन जाता है और फिर वहां पे खून जम जाता है और इससे एक्सेस ब्लीडिंग होना वो अपने आप हमारी बॉडी इस मैकेनिज्म के थ्रू रोक देती है। ओके। लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस या कम ठीक नहीं होता है। तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में यूजुअली कभी कभी जो हमारी कुछ बीमारियां होती जिसमें क्लॉट एक्सेसिव बनने लगता है या फिर खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ओके। और खून के जमने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे चोट लगने से, कट जाने से क्लॉटिंग हो वो ठीक है, लेकिन अगर अपने आप क्लॉट्स बनने लगते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, फिर उससे भी बहुत खतरा हो सकता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर क्लॉट कम बनता है तो फिर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उस केस में भी ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा हो सकता है। जी, वो तो हम रुकेगी यहाँ नहीं पे ब्लीडिंग। ब्रीफली बात करेंगे जी। रिगार्डिंग बोथ मैकेनिज्म्स, जहाँ पे एक्सेस क्लॉट बनता है या फिर क्लॉट बनता ही नहीं है। डॉक्टर, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है? तो जैसे मैंने अभी बताया, ब्लड क्लॉटिंग एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है या एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हम सबको होता है। जी। और ये एसेंशियल है नॉर्मल लाइफ के लिए, क्योंकि अगर क्लॉटिंग ना हो तो कहीं से अगर आपको चोट लग जाएगी, अगर छिल जाएगा, कट जाएगा, तो वहां से ब्लीडिंग होती रहेगी। जी। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉटिंग का होना बहुत जरूरी है। और ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसमें काफी सारी चीजें साथ में काम करती है। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल, जो नसें हैं जहां से ब्लीडिंग होती है, वो वेसल वैस्कुलर फैक्टर एक फैक्टर होता है। सेकंड, हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, जिसे हम पीला खून बोलते हैं, तो ये प्लेटलेट्स भी क्लॉटिंग को करने में मदद करती है। ओके। तीसरे, कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ये तीनों चीजों का इंटरेक्शन, द ब्लड वेसल वॉल, ठीक, द प्लेटलेट्स एंड द क्लॉटिंग फैक्टर्स और द प्रोटीन्स, इन सब के इंटरेक्शन एक बहुत ही बारीक बैलेंस्ड इंटरेक्शन होता है। इन सब के इंटरेक्शन से नॉर्मल क्लॉट बनता है। अगर इन तीनों में से किसी भी फैक्टर में कुछ ऊपर या नीचे हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके। और जैसे मैंने पहले बताया था, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स दो किस्म के होते हैं। एक, या तो बॉडी में एक्सेसिव एक्सेसिव क्लॉट बन जाता है या फिर खून गाढ़ा हो जाता है। और नॉर्मल एक बॉडी के अंदर बिना चोट लगे भी ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ओके। जो काफी खतरनाक हो सकता है। एक, या तो क्लॉट बनता ही नहीं है, ब्लीडिंग ज्यादा होती रहती है, तो उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। और ओके। पहले वाले को हम थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ओके। ये दो किस्म के क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, हम दोनों के बारे में आगे चल के बात करेंगे। जी। ये कई कारणों से होते हैं। पहला तो हेरिडिट्री, या जो जीन्स में रन करती है। तो ये जो प्रोटीन्स है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो मदद करती है ब्लड क्लॉट करने में, तो कभी कभी इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ये फैमिली में रन करती है। राइट। अगर ये कुछ हेरिडिट्री डेफिशिएंसी होती है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, या फिर
मान लीजिए जो अक्वायर्ड, ये तो हेरिडिटरी हो गया, और कुछ अक्वायर्ड कंडीशन मतलब वो जन्म के बाद होता है। ओके। जैसे कि एक बीमारी होती है जिसे हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोलते हैं, एप्ला सिंड्रोम। तो इसमें भी ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो जाती है। इसमें भी कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं हमारे शरीर में, जो बेसिकली एक ऑटो इम्यून फिनोमिना है। मतलब ये एंटीबॉडीज का काम होता है यूजुअली बाहर के इन्फेक्शन से या बाहर की चीजों से लड़ना। जी। लेकिन जब ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर के अगेंस्ट काम करना शुरू करती है, तो जी। इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। जी तो बिल्कुल। एप्ला सिंड्रोम या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये ऐसा ही है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ओके। इसके अलावा कुछ जो और अक्वायर्ड या जो जन्म के बाद होते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें एक्सेसिव क्लॉट बनते हैं, ओके। वो कुछ खून की बीमारियां हो सकती हैं। खून की कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें मान लीजिए ज्यादा ज्यादा हीमोग्लोबिन बनता है, ज्यादा प्लेटलेट बनता है, या ज्यादा WBC व्हाइट ब्लड सेल बनता है। तो ऐसे कंडीशंस में खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और शरीर के अंदर क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ओके। इसके अलावा जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन कंडीशंस है, वन इज डिहाइड्रेशन, है ओके। ना। अगर फ्लूइड की कमी होती है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो हम्म। उस केस में भी खून गाढ़ा हो जाता है। उस केस में भी क्लॉटिंग बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ओके। जो लोग स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जहाँ पे आप एक पोजिशन में इमोबिलाइज्ड बैठे रहते हो, ज्यादा आप हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उस केस में भी क्लॉटिंग बनने के चांसेस होते हैं। ओके। बिसाइड्स, अगर कोई मेजर सर्जरी होती है आपकी, और वो मेजर सर्जरी भी एक रिस्क फैक्टर्स होता है बॉडी में क्लॉट बनने के लिए, और यूजुअली सर्जरी के बाद आप बेड रिडन होते हो, अगर 3 दिन से ज्यादा बेड रिडन होते हो, तो क्लॉटिंग बनने के चांसेस, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। अगर बिल्कुल इमोबिलाइज्ड होते हो, अगर किसी आपको फ्रैक्चर हो गया पैरों का, या कोई सर्जरी हो गई बड़ी और आप चल फिर नहीं पाते, उसके ऊपर अगर कोई और कंडीशन है जैसे ओबेसिटी, ओबेसिटी, इमोबिलाइजेशन, या फिर जैसे मैंने बताया डिहाइड्रेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इन सब से सर्जरी, कैंसर, अगर कोई अंडरलाइन कैंसर हो जो हमें पता नहीं, कुछ कुछ कैंसर यूजुअली कोई, ये किसी भी किस्म का कैंसर, ब्लड या फिर नॉन ब्लड कैंसर, इनमें हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है वो काफी बढ़ जाती है। ओके। सो कभी कभी अगर हमें कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन किसी कोई ब्लड क्लॉट के साथ आता है, तो हमें एक बार जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कोई अंडरलाइन कैंसर है कि नहीं। अगेन, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई कोई इंसान बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, स्पेशली ICU सेटअप में, उसको सेंट्रल लाइन डली है, नेक में लाइन डली है, या फिर कहीं पे लाइन डली हुई है, तो उसमें भी क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। इन्फेक्शन के बाद, किसी ओके। भी इन्फेक्शन के बाद, स्पेशली जैसे हमें अभी पता है कोविड इन्फेक्शन या किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद भी क्लॉट जी। बनने के रिस्क ज्यादा होते हैं। ओके। तो डॉक्टर ये भी बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर के कोई सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, और ये सिम्टम्स कब, कितने टाइम के बाद दिखाई देते हैं? सो सिम्टम्स बिल्कुल होते हैं। कुछ अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर कोई ब्लड क्लॉट बन, डिपेंड करता है कि क्लॉट आपका कहाँ बना है। ओके। अगर किसी मेजर वेसल में बना है, ब्लड वेसल में, या किसी आर्टरी में, तो फिर, या फिर मान लीजिए आपके फेफड़ों के वेसल्स में अगर क्लॉट है, तो सिम्टम्स यूजुअली ज्यादा जल्दी आते हैं आपके। ठीक है। और अगर किसी माइनर से वेसल में बनाए हैं, तो कभी कभी वो उसके सिम्टम्स आते भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि क्लॉट कहाँ पे बना है। सो यूजुअली इसे हम मेडिकल टर्म में, अगर पैर के किसी पेरिफेरल या हाथ के, पैर के किसी भी वेसल्स में ब्लड क्लॉट बने, तो इसे हम मेडिकल टर्म में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ओके। DVT। सो यूजुअली ये पैर में बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पैरों में दर्द, काफ मसल्स में बहुत ज्यादा पेन, स्पेशली उसको दबाने से हम्म। बहुत पेन हो सकता है। हम्म। और अगर क्लॉट आपके दिमाग के नसों में बन जाए, सेरिब्रल वेसल्स में, तो फिर स्ट्रोक हो सकता है। अगर हार्ट में क्लॉट बने तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है। एंड या फिर अगर कभी कभी ये क्लॉट पैर में बन के, फिर वहां से वो क्लॉट का एक हिस्सा टूट के फिर निकल के फिर वो आपके फेफड़ों तक ट्रैवल कर सकता है ब्लड जी। स्ट्रीम के थ्रू। उस केस में अक्यूट सांस में दिक्कत अचानक से आ जाना,
ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करना, फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। ओके। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट वेसल्स में क्लॉट बने, जैसे ब्रेन, हार्ट या लंग्स में, तो जी। डेथ भी हो सकती है, और वो डेथ काफी शॉर्ट स्पैन में, जैसे कि हाफ एन आवर के विद इन भी डेथ हो सकती है, अगर हम ओके। इसको जल्दी से डायग्नोज नहीं करते और फटाफट इसका इलाज शुरू नहीं करते हैं। ओके, तो इसके जो टेस्टिंग कौन सी की जाती है इसका पता लगाने के लिए? अगर हम कोई क्लॉट सस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जैसे अगर किसी को अचानक से पैर में दर्द हो गया या फिर हाथ में दर्द हो गया, और अगर हमें दिख रहा है कि वहाँ पे स्वेलिंग है और वहाँ पे वो रेडनेस है, और उस एरिया का वो टेम्परेचर, वो एरिया थोड़ा वार्म हमें लग रहा है, अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स है ब्लड क्लॉट बनने के, तो पहले यूजुअली हम सिंपल टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हम एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिसे हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। उसमें क्लॉट है नहीं है वो हमें दिख जाता है। एक जो अगर लंग्स में कोई क्लॉट बनता है, उसके लिए भी स्पेसिफिक स्कैन्स होते हैं, ओके। इमेजिंग होती है, CTPA बोलते हैं उसको। एंड फिर अगर मान लीजिए हमें लगता है कि किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से क्लॉट बना है, या जो मैंने एप्ला सिंड्रोम बोला था या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोला था, तो हम वो फैक्टर्स चेक कर सकते हैं ब्लड में कि उनकी मात्रा ठीक है या ज्यादा है या कम है। अगर हमें कोई कैंसर का सस्पेशन है, तो हम उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। वो रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, CT जी। स्कैन्स, इमेजिंग। और बाकी अगर हमें फेफड़ों में क्लॉट लगता है, तो हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल एक्सरे से। जी। एंड देन अगर टेंडेंसी हमें लगता है कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो और स्पेशलाइज्ड टेस्ट हम देख सकते हैं। ओके, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या किसी तरह की सर्जरी की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए? डिपेंड करता है कि क्लॉट किस बॉडी के हिस्से में बना है, और वेदर बहुत मेजर ब्लड वेसल में बना है या माइनर ब्लड वेसल में बना है। उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ओके। इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, वेदर लाइफ रिस्क कितना ज्यादा है, और ये क्लॉट किस कारण से बना है। ये कोई प्रोवोक्ड या अनप्रोवोक्ड कारण से है। प्रोवोक्ड से मेरा मतलब है कि अगर हमें कोई इमीडिएट कारण नजर आता है, जैसे इमोबिलाइजेशन, जैसे कोई मेजर सर्जरी, जैसे ट्रैवल रिलेटेड, तो उस केस में हम, या डिहाइड्रेशन, तो जो अंडरलाइन फैक्टर है उस केस में हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके। और अगर मान लीजिए हमें लगता है कि ये कोई हेरिडिटरी कारण से क्लॉट बना है, जैसे कोई बहुत ही अब नॉर्मल जगह पे क्लॉट बनना, जहाँ पे नॉर्मली क्लॉट बनता नहीं है, जैसे लिवर के वेसल्स में या फिर हमारे स्प्लीन या इंटेस्टाइन के वेसल्स में अगर क्लॉट बनता है, तो हम सोच ही लेते हैं ये कोई ब्लड डिसऑर्डर है। तो ओके। उस इस केस में फिर हम वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यूजुअली हम ये जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, जो रिस्क फैक्टर्स है, उनको हम पहले एड्रेस करते हैं। अगर डिहाइड्रेशन वगैरह है तो उसको हम ठीक करते हैं। बिसाइड्स हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं क्लॉट, अगर इमीडिएट क्लॉट है तो हम कभी कभी उसको निकालने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी से मेरा मतलब है कुछ बहुत ही एडवांस्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स है, जिसके थ्रू हम गाइड वायर के थ्रू जाकर उस क्लॉट को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद खून को पतला करने के लिए हम कुछ दवाइयां शुरू करते हैं। हम इंजेक्शन से शुरू करते हैं यूजुअली, जो कि कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक चलता है। और जब हमें लगता है कि दोबारा क्लॉट बनने के रिस्क थोड़े कम हो रहे हैं, या फिर जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है वो थोड़ा कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो एक समय के बाद वो इंजेक्शंस को हम ओरल टैबलेट्स में कन्वर्ट ओके। कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है और इससे ब्लड क्लॉटिंग में कैसे फ़ायदा होता है? फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी यूजुअली ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो एक्सेसिव क्लॉट बनना, तो यूजुअली कभी कभी क्लॉट बनता ही नहीं है, ओके। उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर कहीं पे चोट लग जाए तो फिर वो खून रुकता ही नहीं है, या फिर बिना चोट लगे नाक से खून आना, या मसूड़ों से खून जाना, या फिर शरीर में नील पड़ जाना, धब्बे आ जाना, रैशेज आ जाना, या जॉइंट में ब्लीडिंग होना। तो इन सब में ये सब एक इंडिकेट करती है हेरिडिटरी प्लेटलेट डेफिशिएंसी की तरफ। तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो जन्म से कम हो, ये यूजुअली फैमिली में रन करती है, या कभी कभी किसी ये आगे किसी बीमारी के चलते भी ये कम हो जाते हैं, जिसे हम अक्वायर्ड बोलते हैं। ओके। मान लीजिए किसी को कोई बहुत बीमारी, बड़ी बीमारी हो गई, वो ICU में काफी लंबे समय तक है, उसको काफी सारे एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं और काफी इन्फेक्शन है, उस केस में भी
क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो सकते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं, या फिर प्लेटलेट की कोई बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाए, जैसे कोई पोस्ट इन्फेक्शन प्लेटलेट कम हो सकता है, खून की बीमारियों में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, ब्लड कैंसर्स में प्लेटलेट कम हो सकते हैं, तो इन केसेस में भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स यूजुअली हम तब दे सकते हैं जब हमें ये लगता है कि कोई हेरिडिटरी फैक्टर की डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया। हम सब ने इसका नाम तो सुन रखा होगा, हीमोफीलिया। तो इसमें यूजुअली एक मेजर क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको हम फैक्टर 8 बोलते हैं, और फैक्टर 9। इन दोनों फैक्टर की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया हो सकता है। और भी कई सारे माइनर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और एक और बीमारी भी होती है जिसे हम वॉन विली ब्रांड डिजीज बोलते हैं। तो इन सब चीजों की कमी से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। और कभी कभी इसको अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं भी करें तो चलता है, डिपेंड करता है कि क्या लेवल है। एक सीमा से नीचे अगर इसका लेवल चला जाए, जो कि बहुत ही हाई रिस्क है, तब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, फैक्टर रिप्लेस कर सकते हैं, कभी कभी प्रोफाइलैक्टिकली कर सकते हैं जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। या फिर अगर ऐसे पेशेंट्स को जिनमें हेरिडिटरी फैक्टर्स की कमी है, अगर इन्हें कोई हाई रिस्क प्रोसीजर की जरूरत हो, जैसे कोई सर्जरी, तो या फिर तो उस केस में जिससे कि सर्जरी के बाद ब्लीडिंग ना हो, सर्जरी सेफ हो, तो ऐसे केसेस में हम प्रोफाइलैक्टिकली फैक्टर्स दे सकते हैं उनको। तो ये फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, 4 फैक्टर्स साथ में होते हैं, या सिंगल फैक्टर्स भी साथ में होते हैं। और कभी कभी अगर ये फैक्टर्स मिलना कभी कभी मुश्किल होता है, काफी एक्सपेंसिव भी होता है। इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू फैक्टर्स, तो फिर हम प्लाज्मा भी चढ़ा सकते हैं। प्लाज्मा में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक पार्ट होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूजुअली रहते हैं कम अमाउंट्स में। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा सीवियर, लास्ट सवाल लेना चाहूंगी, माफी मांगूंगी आपसे कम समय के चलते। डॉक्टर, क्या कोविड, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी, तो कोविड जो हमने सेकेंड वेव में देखा था, पेशेंट्स को कोविड होने के बाद भी ब्लड क्लॉटिंग होने की समस्याएं हुई थी, और कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग की हमने समस्या को ज़्यादा देखा था? सो यूजुअली आई थिंक, जहां तक मेरा समझना है कि जिनको पहले से कोई टेंडेंसी रहती है ब्लड क्लॉट बनने का, जैसे कोई लॉन्ग टर्म कोई बीमार रहता है, या किसी को पहले से कोई कैंसर होता है, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जिनको पहले से हो रखी होती है, ठीक है, तो उनमें आई थिंक ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर कोई बेड रिडन है काफी दिनों तक, या कोई ओबीज है, या किसी का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, स्मोकिंग, हाई लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा होना, तो इन सब में भी मेरे ख्याल से थोड़ा ये ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है। हालांकि इसमें अभी तक कोई स्टडी नहीं बनी है, और अभी क्लियर कट फैक्टर्स हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है कि किसको ज्यादा रिस्क है पोस्ट कोविड क्लॉट बनने का, और किसको कम रिस्क है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि शायद इन सब फैक्टर्स से थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, जो मैंने अभी बताया। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.